जैसे अपने लास्ट क्लास में डिस्कस किया सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट में अपने डिस्कस किया टाइप्स ऑफ मैटर्स या गैस, स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। वहां थोड़ा सा अपन ने सॉलिड के बारे में एक इन्फॉर्मेशन लिया कि सॉलिड क्या होते हैं। सॉलिड का मास फिक्स होता है, सॉलिड के पार्टिकल अपने पोजीशन पर फिक्स होते हैं, केवल वो वाइब्रेट कर सकते हैं, इसलिए इनकी शेप चेंज नहीं होती है, इनका वॉल्यूम चेंज नहीं होता है। मास तो एक यूनिवर्सल कांस्टेंट, यानी कहीं पे भी आप लेके जाए किसी भी सॉलिड को तो मास कांस्टेंट रहता है। पार्टिकल बहुत क्लोज होते हैं तो डेंसिटी हाई रहेगी। ऑब्वियस सी बात है, पार्टिकल अगर पास पास रहेंगे तो इंटर पार्टिकल स्पेसेस कम रहेंगे, इंटर पार्टिकल स्पेसेस कम रहेंगे तो डेंसिटी हाई होगी। पार्टिकल क्लोज होंगे तो अट्रैक्शन भी ज्यादा होगा, इसका मतलब अट्रैक्शन काफी हाई होता है। तो ऐसे कुछ क्वालिटीज अपन ने सॉलिड की देखी, जो स्पेसिफिक क्वालिटीज है जो केवल सॉलिड में ही मिलती हैं। नाउ आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। पहला टॉपिक अपना रहेगा टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, जिसमें अपन डिस्कस करेंगे सॉलिड्स के टाइप्स, और सेकंड रहेगा कंपैरिजन बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमोर्फस सॉलिड। यहां देखते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि ऊपर जो फर्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, उसमें दो सॉलिड्स अपन डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट वन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड सेकंड वन इज एमोर्फस सॉलिड, व्हिच इज आल्सो नोन एज नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो यहां चैप्टर में अपन डिस्कस करेंगे क्रिस्टलाइन एंड एमोर्फस सॉलिड्स। स्टार्ट करें, चलिए स्टार्ट करते हैं। होप ऑल यू वेल, आप सब सही होंगे, ठीक है। स्टे होम, स्टे सेफ, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, और मैं आपके पास यहाँ हूँ आपको टीच करने के लिए। चलिए सबसे पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉलिड। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉलिड्स जनरली अकॉर्डिंग टू अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कैसा है उनके अंदर, उस बेसिस पर टू टाइप्स के सॉलिड्स होते हैं। फर्स्ट वन इज क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड सेकंड वन इज एमोर्फस सॉलिड। देखिए सॉलिड क्रिस्टलाइन है, नहीं है तो उसको अपन एमोर्फस कह सकते हैं, या कहे तो नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स भी कहते हैं। जनरली क्या वर्ड यूज होता है, नॉन क्रिस्टलाइन। तो यहां दो टाइप के सॉलिड अपन डिस्कस करेंगे, क्रिस्टलाइन एंड नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। सबसे पहले इनिशियल अगर देखें क्रिस्टलाइन वर्ड क्यों यूज किया गया है, यहाँ पर पार्टिकल्स का एक रेगुलर अरेंजमेंट अगर सॉलिड में मिलता है तो क्रिस्टल की फॉर्म में शो होता है, इसलिए इसको कहा गया क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में आपको एक रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल मिलेगा। क्या मिलेगा, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। अब ये रेगुलर अरेंजमेंट क्या है, देखिए मान लीजिए एक फर्स्ट पार्टिकल यहाँ है, सेकंड टाइप कोई डिफरेंट पार्टिकल्स में प्रेजेंट है, देन फर्स्ट, देन सेकंड, देन फर्स्ट, देन सेकंड, इस तरीके से रेगुलर अरेंजमेंट चलता है। तो आप इसमें कह सकते हैं कि यहाँ एक प्रॉपर ऑर्डर फॉलो हो रहा है, यानी पार्टिकल ऑर्डर्ड है, यानी ऑर्डरनेस शो करते हैं। इस टाइप के सॉलिड जहां पार्टिकल का एक रेगुलर अरेंजमेंट आपको दिखाई दे, देखिए आपस क्लियर एक रेगुलर अरेंजमेंट है अल्टरनेट ऑर्डर में, व्हाइट ब्लैक, 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 व्हाइट। तो एक रेगुलर अरेंजमेंट आपको देखने को मिलता है, तो इसको आप कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। अगर बात करते हैं एमोर्फस सॉलिड की, तो यहाँ पर रेगुलर अरेंजमेंट पार्टिकल का आपको नहीं मिलेगा, एक इररेगुलर पैटर्न आपको देखने को मिलेगा, यानी इररेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। इररेगुलर अरेंजमेंट का मतलब क्या है कि कोई भी पर्टिकुलर ऑर्डर फॉलो नहीं हो रहा है, रैंडमली पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूट है। सपोज ये व्हाइट ब्लैक, व्हाइट व्हाइट, ब्लैक ब्लैक, व्हाइट व्हाइट, ब्लैक ब्लैक, व्हाइट ब्लैक, यानी रैंडमली अगर पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूट है उसमें कोई आपको एक रेगुलर ऑर्डर देखने को नहीं मिलता है, यानी रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल नहीं होता है, तो उनको जनरली अपन बोलते हैं एमोर्फस सॉलिड। एमोर्फस का मीन्स होता है नो फॉर्म, जिसकी कोई पर्टिकुलर फॉर्म नहीं हो, नो शेप, कोई पर्टिकुलर शेप या ज्योमेट्री नहीं हो, उनके लिए जनरली आप वर्ड यूज करते हैं एमोर्फस। इसलिए इसको कहा गया एमोर्फस, क्योंकि इसमें कोई पर्टिकुलर फॉर्म नहीं होती, पर्टिकुलर शेप या एक ऑर्डरनेस इसमें नहीं होती, टोटली डिसऑर्डर्ड होता है। चलिए सेकंड पॉइंट अगर डिस्कस करें इसी में क्रिस्टलाइन और एमोर्फस में, तो यहाँ एक रेगुलर ज्योमेट्री आपको देखने को मिलेगी, रेगुलर ज्योमेट्री, और यहाँ ऐसा आपको नहीं मिलेगा।
अब ये रेगुलर ज्योमेट्री क्या है? तो रेगुलर ज्योमेट्री देखिए, मान लीजिए इसके अंदर मैं ब्लैक वाले पार्टिकल को म्यूचुअली ज्वाइन करता हूं, तो ये देखिए इस टाइप की पार्टिकुलर शेप आपको दिखाई दे रही है। अब यही शेप आपको नेक्स्ट इस तरीके से रिपीट होती दिखाई देगी, और पूरे क्रिस्टल में, पूरे क्रिस्टल लेटिस में, इस पूरे इसके शेप में ये शेप आपको, ये एक ज्योमेट्री रेगुलर आपको यहाँ पर डिफरेंट पैटर्न यही रहेगा, रिपीट होती हुई आपको नजर आएगी। पर यहाँ कोई ऐसी ज्योमेट्री आप निकाल सकते हैं? नहीं। तो इसका मतलब यहाँ कोई रेगुलर ज्योमेट्री नहीं है, यानी यहाँ पर रहेगी इररेगुलर ज्योमेट्री, या कहते हो नॉट डेफिनेट। कोई डेफिनेट ज्योमेट्री नहीं होगी, जबकि यहाँ पर रेगुलर या एक डेफिनेट ज्योमेट्री आपको देखने को मिलेगी। क्लियर? आप कैसे भी ज्योमेट्री शो कर सकते हैं, व्हाइट से शो कर सकते हैं, ब्लैक से शो कर सकते हैं, कोई भी पैटर्न अगर आप लेते हैं तो रेगुलर आपको रिपीट होता हुआ नजर आएगा। अगर एक पैटर्न रेगुलरली रिपीट हो रहा है, इसका मतलब अरेंजमेंट भी रेगुलर है और ज्योमेट्री भी रेगुलर है। मैं ज्योमेट्री को या शेप से नहीं ले सकता, शेप तो इस क्रिस्टल की कैसी भी हो सकती है। हो सकता है इसका मैं इस टाइप का एक पीस ले लूं, हो सकता है मैं इस टाइप का पीस ले लूं, पर उसके अंदर जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट देखेंगे तो उसमें एक रेगुलर ज्योमेट्री आपको चलती हुई नजर आनी चाहिए, तो आप कह सकते हैं हाँ ये रेगुलर ज्योमेट्री है। क्लियर? सपोज कि जब कोई भी पार्टिकल, कोई भी क्रिस्टलाइन मटेरियल लेते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड लेते हैं, तो जैसे मेटल का पीस ले लें तो उसमें पार्टिकल का अरेंजमेंट एक रेगुलर अरेंजमेंट रहता है, उसको मैं किसी भी शेप में ले सकता हूं। तो शेप और ज्योमेट्री में डिफरेंस है। ज्योमेट्री इंटरनल व्यू है उसका, और शेप उसका आउटर व्यू है। बाहर से कैसी भी शेप में हो सकता है, अंदर एक पैटर्न अगर आपको मिलता है रेगुलर, तो उसको आप कहते हैं रेगुलर ज्योमेट्री या फिक्स्ड ज्योमेट्री या डेफिनेट ज्योमेट्री, जो आपको देखने को मिलेगी क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो ये तो फर्स्ट डिफरेंस हुआ, रेगुलर अरेंजमेंट पार्टिकल्स और इरेगुलर ज्योमेट्री। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इनके बारे में और डिस्कशन करते हैं। ये तो क्लियर हो गया, पार्टिकल का अरेंजमेंट अगर रेगुलर है तो क्रिस्टलाइन है, और पार्टिकल का अरेंजमेंट रेगुलर नहीं है तो वो एमॉर्फस है। चलिए और कुछ पॉइंट डिस्कस करते हैं इनके बारे में। देखिए क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और एमॉर्फस में नेक्स्ट डिफरेंस, अगर मान लीजिए कोई क्रिस्टल या ऐसा कोई पीस आप लेते हैं और उसको मिड में से, बीच में से ऐसे कट करते हैं, ऐसे एमॉर्फस मटेरियल का पीस लेते हैं और उसको बीच में से आप इस तरीके से कट करते हैं, तो कट करने के बाद जो आपको यहाँ सरफेस मिलेगा, ये दो सरफेस आपको मिलेंगे। यहां से कट करने के बाद एक सरफेस ये आपको ऑब्जर्व होगा और ये सरफेस ऑब्जर्व होगा। यहां आप देखेंगे एक रेगुलर अरेंजमेंट आपको पार्टिकल का दिखाई देगा, यानी एक स्मूथ सरफेस। कैसा सरफेस? स्मूथ, क्योंकि पार्टिकल का अरेंजमेंट कैसा रहेगा? रेगुलर, तो ये सरफेस एकदम स्मूथ दिखाई देगा। तो जबकि अगर आप एमॉर्फस में लेते हैं, तो एमॉर्फस में अगर आप इसको ब्रेक करते हैं दो पार्ट में, तो ये सरफेस आपको प्लेन स्मूथ नहीं दिखाई देगा, बल्कि कुछ ना कुछ जिगजैग मैनर में या इररेगुलर आपको दिखाई देगा। तो ये सरफेस का स्मूथ मिलना क्या शो करता है? मटेरियल क्रिस्टलाइन है, और ये कुछ इररेगुलर शेप में दिखना क्या कहलाता है? एमॉर्फस है। इसको बोलते हैं क्लीवेज प्रॉपर्टी। कौन सा प्रॉपर्टी? क्लीवेज प्रॉपर्टी। यानी कट करने पर जो उसका नया फेस आपके सामने आता है, वो फेस कैसा दिखाई देता है? स्मूथ दिखाई देता है या रफ दिखाई देता है? स्मूथ होगा तो इसका मतलब क्रिस्टलाइन है, और रफ होगा तो इसका मतलब वो एमॉर्फस है। तो जो थर्ड प्रॉपर्टी अपन डिस्कस कर रहे हैं वो हो गई क्लीवेज प्रॉपर्टी। और अगर देखें डिफरेंस इनके बारे में, तो आपको और भी कुछ डिफरेंसेस यहाँ दिखाई दे सकते हैं। जैसे बात करते हैं मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट की। चलिए मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट के बारे में आपने डिस्कशन किया हुआ है 9th क्लास के अंदर। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? वो पर्टिकुलर टेम्परेचर जहां पर कोई भी सॉलिड स्टार्ट्स टू मेल्ट, कोई भी सॉलिड स्टार्ट होता है मेल्ट। ऐसे ग्राफ भी अपन ने डिस्कशन किया है। चलिए यहाँ नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिख लेते हैं, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। चलिए मान लीजिए आपने ग्राफ यहाँ देखा होगा, ये मान लीजिए हीट शो करते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर टेम्परेचर। इससे अपन शो करेंगे मेल्टिंग पॉइंट में क्या चेंजेस होते हैं। पहले लिख लेता हूँ, समझा देता हूँ आपको थोड़ा सा। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के लिए जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, शार्प होते हैं। कैसे होते हैं? शार्प। और एमॉर्फस के लिए जो होते हैं वो होते हैं, एक रेंज होती है। क्या होती है? रेंज। ये शार्प नहीं होते, नॉट शार्प। डेफिनेटली आपके माइंड में डाउट रेज हो चुका होगा, मुझे भी पता है कि सर ये शार्प वर्ड अपन यहाँ यूज कर रहे हैं या रेंज वर्ड यूज कर रहे हैं।
तो इसको थोड़ा सा मैं क्लेरिफाई करता हूँ। जैसे ग्राफ आपने ड्रॉ किया है 9th क्लास में भी, मैंने आपको समझाया पहले भी। देखिए मान लीजिए कोई सॉलिड आप लेते हैं, सॉलिड को हीट प्रोवाइड करते हैं, क्या प्रोवाइड करते हैं? हीट। तो सॉलिड को हीट प्रोवाइड करते ही सॉलिड का टेम्परेचर धीरे धीरे क्या होता है? इंक्रीज होता है। देखिए हीट इंक्रीज हो रही है इस एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर, तो धीरे धीरे वाई एक्सिस पर टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है। कौन सी स्टेट है? सॉलिड। अब देखिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर आएगा जिसको आप कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। क्या कहते हैं? मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट किसको कहेंगे? क्या गए? मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट किसको कहेंगे? जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर आपका सॉलिड स्टार्ट होता है मेल्ट होना, यानी सॉलिड स्टार्ट्स टू मेल्ट। जैसे ही सॉलिड मेल्ट होना स्टार्ट होगा तो आप ऑब्जर्व करेंगे सॉलिड धीरे धीरे लिक्विड में कन्वर्ट होगा और टेम्परेचर में कोई चेंज आपको ऑब्जर्व नहीं होगा, यानी ग्राफ आपको इस तरीके से मिलेगा पैरेलल टू द हीट एक्सिस। तो देखिए यहां से यह देखिए आपको हाइट इंक्रीज होती हुई नजर नहीं आ रही। इसका मतलब टेम्परेचर क्या चल रहा है? ये फिक्स है, मेल्टिंग पॉइंट है, उसी पर टेम्परेचर फिक्स इस तरीके से आगे बढ़ता है। यानी मेल्टिंग पॉइंट में कोई चेंज नहीं दिखाई दे रहा है, यानी कहने का मतलब टेम्परेचर में कोई चेंज ऑब्जर्व नहीं हो रहा। पर इधर की साइड चलने का मतलब क्या हुआ? हीट इंक्रीज हो रही है। तो ये ग्राफ क्या शो करता है? हीट तो इंक्रीज हो रही है पर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो इस पर्टिकुलर पॉइंट से इस पर्टिकुलर पॉइंट तक क्या होता है? सॉलिड किसमें कन्वर्ट होने की कोशिश करता है? लिक्विड। और यहाँ पर एक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है जहां सॉलिड लिक्विड में और लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता रहता है। जैसे जैसे आप इधर चलते जाएंगे लेफ्ट टू राइट, वैसे वैसे सॉलिड डिक्रीज होगा, लिक्विड इंक्रीज। और जैसे जैसे आप राइट टू लेफ्ट आते हैं तो लिक्विड कम होता जाएगा और सॉलिड इंक्रीज, क्योंकि यहाँ कौन सी स्टेट है? सॉलिड। और इसके अंदर कौन सी स्टेट मिलेगी? लिक्विड। तो देखिए जैसे ही यहाँ कंप्लीटली मेल्ट हो जाएगा, ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, जो सॉलिड था यहाँ सॉलिड प्लस लिक्विड हुआ और फाइनली क्या बन जाएगा? लिक्विड। फिर जैसे जैसे हीट प्रोवाइड करेंगे वापस टेम्परेचर क्या होगा? इंक्रीज। और यहाँ कौन सी स्टेट आ चुकी है? लिक्विड। तो देखिए सॉलिड और लिक्विड स्टेट के बीच में एक पैरेलल ग्राफ टू द हीट एक्सिस आपको मिल रहा है, जहां कौन कौन सी स्टेट है? सॉलिड एंड लिक्विड। मान लो इमेजिन करते हैं ये मेल्टिंग पॉइंट की वैल्यू, जैसे आइस के केस में मान लेते हैं, सपोज कीजिए कोई भी मटेरियल है जिसके मेल्टिंग पॉइंट की वैल्यू 0 डिग्री सेल्सियस है। कितने डिग्री सेल्सियस है? 0। तो यहां से लेकर यहां तक जब तक ये मेल्ट होता रहेगा तब तक ये टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, यानी मेल्टिंग पॉइंट क्या हो गया? फिक्स। यहां से मेल्ट होना स्टार्ट हुआ, यानी यहाँ फर्स्ट टाइम आपको लिक्विड स्टेट स्टार्ट शो होगी, यानी यहां तक सॉलिड था, सॉलिड सॉलिड, यहां आती है आपको फर्स्ट टाइम लिक्विड ऑब्जर्व होगा और यहां फाइनली आपका जो सॉलिड था वो 100% डिसअपियर हो जाएगा। तो यहां क्या रहता है? सॉलिड ज्यादा रहता है, फिर धीरे धीरे सॉलिड कम होता जाता है, लिक्विड इंक्रीज होता है, सॉलिड और कम होगा, लिक्विड और इंक्रीज होगा और फाइनली इस पॉइंट तक आते आते लिक्विड कंप्लीटली आपको ऑब्जर्व होगा, सॉलिड 0 हो जाएगा। तो यहां से यहां तक आपने देखा हीट वो यूटिलाइज करता है पर टेम्परेचर में चेंज नहीं होता। इसको आप कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, यानी ये हीट कहां गई? केवल उसको फ्यूज करने में। क्या इसमें? फ्यूज। फ्यूज मतलब मेल्ट करने में। यानी यहां से लेकर यहां तक जो आपने हीट प्रोवाइड की है वो टेम्परेचर तो इंक्रीज नहीं कर रही है। इसका मतलब आपको ऐसा फील होगा कि वो हीट यूज ही नहीं कर रहा है, पर डेफिनेटली वो हीट यूज कर रहा है। और वो हीट कहां यूज हो रही है? स्टेट चेंज करने में। किसमें? स्टेट। सॉलिड को लिक्विड। यहां से यहां तक जो हीट आपने प्रोवाइड की उसने केवल क्या रेज किया? टेम्परेचर चेंज किया। स्टेट चेंज हुई क्या? यहां से यहां तक स्टेट कौन सी है? सॉलिड, पर टेम्परेचर रेगुलरली इंक्रीज हुआ। पर यहां से लेकर यहां तक क्या है? टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो क्या चेंज हो रहा है? स्टेट। यानी जो भी आप हीट प्रोवाइड कर रहे हैं वो दो जगह यूज होगा। एक तो फर्स्ट टू चेंज स्टेट, स्टेट को चेंज करने के लिए, सेकंड टू चेंज टेम्परेचर, टेम्परेचर को चेंज करने के लिए। जब स्टेट चेंज होगा तो हीट स्टेट चेंज में यूज हो जाएगी, तो टेम्परेचर में चेंज नहीं कर पाएगी। जब टेम्परेचर चेंज होगा तो हीट टेम्परेचर चेंज में यूज हो जाएगी, स्टेट चेंज नहीं कर पाएगी। तो यहां आप देख रहे हैं इस पर्टिकुलर 0 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट होगा, फाइनली जब कंप्लीटली मेल्ट हो जाएगा, लिक्विड बन जाएगा, फिर टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो बताइए मेल्टिंग पॉइंट इसका कितना शो कर सकते हैं आप? 0। और 0 पर आते ही मेल्ट होगा, तब जब तक कंप्लीटली मेल्ट नहीं होता तब तक इसका टेम्परेचर 0 मेंटेन रहता है। तो आप कह सकते हैं कि एक शार्प पॉइंट आपको मिल रहा है 0 डिग्री, और 0 डिग्री पर ये सडनली क्या हो जाएगा? मेल्ट हो जाएगा, कोई टेम्परेचर चेंज ऑब्जर्व नहीं होगा, इसलिए कहा गया इसको शार्प मेल्टिंग पॉइंट। बट अगर यही केस अपन एमॉर्फस सॉलिड के लिए लेते हैं तो आप देखेंगे फर्स्टली टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ सॉलिड स्टेट में हीट इंक्रीज करने के साथ
टेम्परेचर भी राइज होगा। एक पर्टिकुलर पॉइंट जिसको अपन वर्ड यूज कर रहे हैं, अगर मान लीजिए मेल्टिंग पॉइंट, इस पॉइंट पर ये मेल्ट होना स्टार्ट होता है एमोर्फस सॉलिड। पर ये जब मेल्ट होता है तब भी आप देखते हैं इसके टेम्परेचर में चेंजेस आपको ऑब्जर्व हो रहे होते हैं, यानी कि टेम्परेचर धीरे 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 इंक्रीज भी हो रहा था, स्टेट भी चेंज हो रही होती है। अब मान लीजिए यहां आकर ये कंप्लीटली मेल्ट हो गया, तो यहां कौन सी स्टेट मिली, सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम में, और यहां फाइनली वापस लिक्विड के बाद टेम्परेचर आपको इंक्रीज होता हुआ दिखाई देगा। तो यहां से मेल्ट होना स्टार्ट हुआ और यहां तक मेल्ट हुआ, तब तक इसका टेम्परेचर सेम रहा कि चेंज हो रहा है। तो देखिए यहां से मेल्ट हुआ, यहां टेम्परेचर कम था, फिर मेल्ट हो रहा है, टेम्परेचर रेगुलरली इंक्रीज भी हो रहा है। तो फाइनली आप कह सकते हैं इस रेंज में ये मेल्ट हो रहा है। यानी अगर मान लो ये टेम्परेचर मान लेता हूं, सपोज कीजिए इसका मेल्टिंग पॉइंट की रेंज ले लेता हूं यहाँ पर 5 डिग्री सेल्सियस, और ये 5 to 7 तक अगर मेल्ट होता है, तो बताइए इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या मांगू, क्या ये 5 मेल्टिंग पॉइंट है, या इससे थोड़ा और आगे बढ़ता हूं तो 5.5 मेल्टिंग पॉइंट है, या थोड़ा और आगे बढ़ता हूं क्या 6 मेल्टिंग पॉइंट है, या फिर 7 मेल्टिंग पॉइंट है। तो आप क्या कहेंगे कि मेल्टिंग पॉइंट क्या है, कोई पर्टिकुलर नहीं है, एक रेंज है, जैसे 5 to 7 की रेंज है, यही मेल्टिंग पॉइंट है। क्लियर? तो इसका मतलब यहां पर आपको 5 to 7 डिग्री सेल्सियस की एक रेंज मिल रही है, ये मेल्टिंग पॉइंट नहीं है, पर्टिकुलर शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं है, जबकि यहाँ पर एक 0 डिग्री सेल्सियस पर आपको एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट ऑब्जर्व होता है। तो ये तो हुआ शार्प मेल्टिंग पॉइंट, और यहाँ कोई एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट यानी पर्टिकुलर पॉइंट नहीं है, यहाँ पर केवल क्या है, रेंज है। क्लियर? तो आप डिफरेंस देख रहे हैं, क्रिस्टलाइन में कैसा दिखाई दे रहा है आपको, एक रेंज शार्प मेल्टिंग पॉइंट दिखाई दे रहा है, और एमोर्फस में एक रेंज दिखाई दे रही है, और रेंज कहां से कहां तक है, 5 to 7 डिग्री सेल्सियस। ये जस्ट फेक वैल्यू है, पर अपन देख रहे हैं कि यहाँ एक पर्टिकुलर पॉइंट मैं मेंशन नहीं कर सकता मेल्टिंग पॉइंट। क्या मैं मेल्टिंग पॉइंट 5 मान सकता हूँ? नहीं, क्योंकि 6 पर ही मेल्ट हो रहा है, 7 तक भी मेल्ट हो रहा है, तो ये रेंज आपको मिल रही है। इसलिए कहा गया है इसकी मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होते हैं, इसमें रेंज मिलता है। और इसका रीजन है, इसमें पार्टिकल रेगुलरली अरेंज नहीं है कि एकदम सडनली वो ब्रेक होंगे, इसमें रेगुलरली अरेंज है, एक पार्टिकल भी अगर इधर तो होता है तो सडन कोलैप्स होता है, और इसमें सडन कोलैप्स नहीं होता है। चलिए, तो सेकंड पॉइंट अपन ने डिस्कस किया कि मेल्टिंग पॉइंट कैसे हो सकते हैं, इसमें शार्प और इसमें एक रेंज आपको मिलती है, यानी जो ग्राफ आपका पैरेलल टू द एक्सिस है वो मेल्टिंग पॉइंट पर्टिकुलर है, और जहां थोड़ा सा ग्राफ आपका इंक्रीज मिल रहा है, इसका मतलब मेल्टिंग पॉइंट की एक रेंज आपको मिल रही है। यहाँ तो फिक्स है मेल्टिंग पॉइंट, हर पॉइंट पे सेम आएगा, और यहाँ हर पॉइंट पर मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। देखिए हर पॉइंट पर मेल्टिंग पॉइंट की जो वैल्यू आएगी वो आपको इंक्रीज होती हुई फील होगी, तो इसका मतलब शार्प नहीं है। चलिए और डिस्कशन करते हैं थोड़ा सा मेल्ट, क्रिस्टलाइन और एमोर्फस के बारे में। और क्या डिफरेंस हो सकते हैं, एक टॉप होती है प्रॉपर्टी एनाइसोट्रोपिक, ठीक है, ये एनाइसोट्रोपिक होते हैं और ये आइसोट्रोपिक होते हैं। तो आपके माइंड में एक वर्ड आएगा, ये कंफ्यूजन आएगा, क्रिस्टलाइन में तो रेगुलर अरेंजमेंट सा दिखाई देता है, तो आइसो वर्ड कहीं ना कहीं कहां किसके लिए यूज होता है, सेम के लिए, जैसे आइसोटॉप्स, आइसोबार्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आइसो न्यूट्रॉनिक सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, आइसोमर्स सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो इसका मतलब ये आइसो वर्ड जनरली सेम के लिए यूज होता है, और क्रिस्टलाइन में जो पैटर्न चलता है वो एकदम सेम चलता है। तो फिर यहाँ एन आइसो वर्ड क्यों यूज किया है, जबकि आइसो वर्ड इसके लिए यूज कर रहे हैं। आइसो मीन्स हो गया सेम, तो सेम तो किसमें मिलता है, क्रिस्टलाइन में, और एन आइसो का मतलब सेम नहीं है। तो इसका मतलब कहीं कहीं लिखने में कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई है, मैं इसको एन आइसो लिखा हूं, इसको आइसो, पर ऐसा नहीं है। इसके पीछे भी एक लॉजिक है, यानी एन आइसो वर्ड क्रिस्टलाइन के लिए यूज करना है, जिसका मतलब सेम नहीं है, और आइसो वर्ड एमोर्फस के लिए यूज करना है, इसका मतलब सेम है, क्योंकि पैटर्न से रिलेट नहीं है। किससे रिलेट नहीं है, पैटर्न। पैटर्न से रिलेट कैसे नहीं है, देखिए इसका मतलब क्या है। तो देखिए जो एन आइसोट्रोपिक वर्ड है, क्या है, आइसोट्रोपिक जो आप वर्ड यूज कर रहे हैं, इसका मतलब होता है सेम प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन। डिफरेंट डायरेक्शन में अगर प्रॉपर्टी सेम आती है तो उसको बोलते हैं आइसोट्रोपिक,
और अगर डिफरेंट प्रॉपर्टी आती है, कैसी प्रॉपर्टी आती है, डिफरेंट प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन, अगर डिफरेंट डायरेक्शन में चलने पर प्रॉपर्टी डिफरेंट आती है तो उसको आप कहते हैं क्रिस्टलाइन, और सेम प्रॉपर्टी आती है डिफरेंट डायरेक्शन में तो उसको बोलते हैं अमोर्फस। यानी मान लीजिए मैं इस डायरेक्शन में जाता हूं, एक बार इस डायरेक्शन में कोई प्रॉपर्टी चेक करता हूं, एक बार इस डायरेक्शन में कोई प्रॉपर्टी चेक करता हूं, एक बार इस डायरेक्शन में कोई प्रॉपर्टी चेक करता हूं, तो डिफरेंट डायरेक्शन हो गई। अगर ये प्रॉपर्टी सब डायरेक्शन में सेम नहीं आती है, यानी सेम नहीं है, इसलिए वर्ड यूज होगा एन आइसो। क्या यूज होगा, आइसो मतलब सेम, और एन वर्ड यूज होते ही नॉट सेम जो क्रिस्टलाइन में मिलेगा, सॉरी। पर अगर मैं इस डायरेक्शन में कोई प्रॉपर्टी मेजर करता हूं, इसमें मेजर करता हूं, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, यानी डिफरेंट डायरेक्शन में प्रॉपर्टी में मेजर करता हूं और इन सभी डायरेक्शन में प्रॉपर्टी क्या आती है, सेम मुझे ऑब्जर्व होती है कोई भी प्रॉपर्टी, तो उसको आप बोलते हैं आइसोट्रोपिक, क्योंकि यहां प्रॉपर्टी कैसी मिल रही है, सेम। तो क्या वर्ड यूज किया, आइसो। यानी जो डिफरेंस आ रहा है एनआईसी और आइसो, ये किससे रिलेटेड है, प्रॉपर्टी से। सेम प्रॉपर्टी आइसो, डिफरेंट प्रॉपर्टी एनआईसो। पर आप चलेंगे कौन से डायरेक्शन में, डिफरेंट डायरेक्शन में ही चेक करेंगे, क्योंकि आपको जो वेरिएशन देखना है वो तो डिफरेंट डायरेक्शन में देखना है कि इधर प्रॉपर्टी क्या चल रही है, इधर डायरेक्शन में क्या प्रॉपर्टी है, अप क्या है, डाउन क्या है, स्लैंट क्या है, तो हर डायरेक्शन में चेक करेंगे। यानी डायरेक्शन तो दोनों में ही डिफरेंट रहेगी, बट प्रॉपर्टी जो होगी वो क्रिस्टलाइन में आपको डिफरेंट मिलेगी और एमोर्फस में आपको सेम मिलेगी। इसलिए एनआईसो वर्ड किससे रिलेट हो गया, डिफरेंट प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन, और आइसोट्रोपिक मतलब सेम प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन। इसका रीजन क्या हो सकता है, ऐसा क्यों होता है, कौन सी प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, जैसे इसमें प्रॉपर्टी आ सकती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या आ सकती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर आप मेजर करेंगे क्रिस्टलाइन के लिए तो डिफरेंट डायरेक्शन में इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग आ सकते हैं, पर एमोर्फस में ऐसा नहीं है। एमोर्फस में अगर आप डिफरेंट डायरेक्शन में चलते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके सब डायरेक्शन में क्या आएंगे, सेम आएंगे। देखिए कैसे, उसका रीजन क्या है, अभी भी आपके माइंड में डाउट तो आ रहा होगा कि क्रिस्टलाइन और एमोर्फस में उल्टा क्यों हो रहा है, तो उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो देखिए कैसे, इसमें पार्टिकल का एक रेगुलर अरेंजमेंट आपको मिलता है, जैसे व्हाइट ब्लैक, व्हाइट ब्लैक, ब्लैक व्हाइट, ब्लैक व्हाइट, व्हाइट ब्लैक, व्हाइट ब्लैक। इसमें ऐसा कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है, व्हाइट ब्लैक व्हाइट 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 ब्लैक 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 व्हाइट ब्लैक व्हाइट, कोई भी रैंडम आपको मिलेगा, यानी यहाँ पर कोई फिक्स पैटर्न आपको नहीं मिलेगा। अब देखिए प्रॉपर्टी में डिफरेंस कैसे आएगा। देखिए अगर मान लीजिए मैं एक पार्टिकुलर इस तरीके से डायरेक्शन में चलता हूं तो मुझे यहाँ एक अल्टरनेटर ऑर्डर में पार्टिकल्स दिख रहे हैं, ब्लैक व्हाइट ब्लैक, जो अपना एक पर्टिकुलर रेस्पॉन्स शो करेंगे। पर अगर मैं इस डायरेक्शन में मेजर करता हूँ इसी चीज को तो मुझे यहाँ सारे कैसे पार्टिकल मिल रहे हैं, ब्लैक ब्लैक ब्लैक। अगर मैं इस डायरेक्शन में मेजर करता हूँ तो कैसे पार्टिकल मिल रहे हैं, व्हाइट व्हाइट व्हाइट। हो सकता है व्हाइट पार्टिकल की वजह से डिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा आ रहा हो, ब्लैक की वजह से कम, या ब्लैक की वजह से ज्यादा आता हो, व्हाइट की वजह से कम, तो यह काफी डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। मान लो ब्लैक की वजह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम आता है, व्हाइट की वजह से ज्यादा, तो इस डायरेक्शन में तो बहुत कम आना चाहिए और इस डायरेक्शन में काफी ज्यादा, पर यहाँ ऐसा नहीं है। यानी अगर देखा जाए तो इस डायरेक्शन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में डिफरेंसेस काफी ज्यादा होंगे। जैसे दो एकदम अपन एक्सट्रीम कलर ले ले, एकदम ब्लैक और एकदम व्हाइट, तो उनमें डिफरेंस काफी ज्यादा आपको दिखाई देगा। पर अगर इधर बात करते हैं, इधर, तो अगर मान लो इस डायरेक्शन में मैं चलता हूं, इस डायरेक्शन में चलता हूं, डिफरेंट डायरेक्शन में चलता हूं, तो ऑन एवरेज प्रॉपर्टी में डिफरेंसेस क्या हो जाएंगे, कम। जैसे इस डायरेक्शन में भी कुछ ब्लैक व्हाइट पार्टिकल आपको दिखेंगे, इसमें भी ब्लैक व्हाइट मिल सकते हैं आपको, इधर ब्लैक व्हाइट आपको मिल सकते हैं, ब्लैक व्हाइट ब्लैक व्हाइट ब्लैक व्हाइट। इसका मतलब ऑन एवरेज सब डायरेक्शन में प्रॉपर्टी अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाएगी, सेम। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ एक एक्सट्रीम डिफरेंस नहीं आ पाएगा। उसका रीजन क्या है, जैसे अगर मान लीजिए व्हाइट 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 चलते और यहाँ ब्लैक 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 चलते तो डिफरेंस बहुत ज्यादा होता, जबकि यहाँ पर कुछ व्हाइट है और कुछ ब्लैक। ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए कुछ पॉजिटिव नंबर्स है, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, +1 +1 +1 +1, बीच में कुछ नेगेटिव भी आ जाते हैं, -1 -1, तो कैंसल आउट होकर इनकी वैल्यू क्या हो जाती है,
डिफरेंस क्या हो जाता है, कम। पर यहाँ देखें इस डायरेक्शन में तो सब +1 +1 +1 चलते रहेंगे, और मान लो इसमें -1 -1 -1 -1, तो इनमें डिफरेंस काफी ज्यादा रहेगा। और इसमें क्या होगा, कुछ प्लस कुछ माइनस कैंसिल आउट हो गए, कम। दूसरे में कुछ माइनस कुछ प्लस, तो कैंसिल आउट होके वैल्यू में डिफरेंसेस काफी कम हो जाएंगे, यानी लगभग इन दोनों का एवरेज सेम आ सकता है। पर यहाँ सारे प्लस प्लस एक साथ है, सारे माइनस माइनस एक साथ है, तो इनमें डिफरेंस काफी ज्यादा हो जाएगा। तो वही चीज यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ऑन एवरेज इसकी प्रॉपर्टी क्या जाती है, सेम हो जाती है डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में। पर यहाँ एकदम डिफरेंट पैटर्न होता है, एक डायरेक्शन में एकदम डिफरेंट, एक डायरेक्शन में एकदम डिफरेंट, तो इनके बीच का जो डिफरेंस है काफी ज्यादा हो जाता है। इस वजह से अपन को ऐसा फील होता है कि इसकी डिफरेंट डायरेक्शन में प्रॉपर्टी डिफरेंट आ रही है और इसकी डिफरेंट डायरेक्शन में प्रॉपर्टी सेम हो रही है। आई थिंक आप समझ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो आप रेज कर सकते हैं, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। दिस स्लाइड